हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आर के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग सी टैट लेवल 2 सोशल साइंस का पेपर सॉल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ये पेपर 30 जनवरी 2023 को कंडक्ट किया गया था। सी टैट 2022 का ये एग्ज़ाम था और जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था। तो आपको पता होगा सोशल साइंस के टोटल 60 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं लेवल 2 के अंदर, जो कि काफ़ी वेटेज रखते हैं। और सीटेट के अंदर मोस्टली जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन से बौद्ध साहित्य में बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों का वर्णन मिलता है। तो देखिए, हमें यहाँ पर बौद्ध साहित्य बताना है जिसमें तो जो बौद्ध संघ में जो भी व्यक्ति या जो भी बौद्ध भिक्षु रहते हैं उनके लिए जो नियम होते हैं वो किसके अंदर होते हैं। तो वे होते हैं विनय पिटक के अंदर। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। महात्मा बुद्ध का मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहां पर घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए जो नियम है वो किसके अंदर है? विनय पिटक नामक ग्रंथ के अंदर है। फिर देखिए, यहाँ पर सुत्त पिटक के बारे में बताया गया है। सुत्त पिटक में क्या है? बौद्ध धर्म के क्या है? उपदेश हैं। यदि आपसे पूछे कि बौद्ध धर्म के उपदेश किस ग्रंथ में है, वो है सुत्त पिटक के अंदर। फिर है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में क्या है? बौद्ध धर्म के जो दार्शनिक सिद्धांत हैं वे हैं, वो भी प्रश्नोत्तर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज जो कि यूपी में पड़ता है। निम्नलिखित वंशों में से कौन से वंशों के बीच विवाद का मुख्य केंद्र बिंदु था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। ये 3 वंश थे जिनमें क्या था, आपस में विवाद रहता था कन्नौज को लेकर के। उत्तर भारत का अत्यंत प्राचीन एवं प्रसिद्ध नगर कन्नौज उत्तर प्रदेश में फतेहगढ़ एवं कानपुर के बीच में स्थित है। इसका प्राचीन नाम कान्याकुब्ज, कुशस्थल और गांधीनगर था। कन्नौज का वैभव 7वीं शताब्दी में शुरू हुआ जब हर्षवर्धन ने इसे अपनी राजधानी बनाया। तो ये हर्ष की कैपिटल थी कन्नौज। हर्ष के पश्चात कन्नौज पर अधिकार करने के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट राजवंशों के मध्य त्रिकोणात्मक संघर्ष 783 ईस्वी से 915 तक ही चलता रहा। कन्नौज पर हर्ष के पश्चात राष्ट्रकूटों, गढ़वालों, प्रतिहारों ने शासन किया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मिस्र के रोसेटा नाम के कस्बे में एक उत्कीर्णित पत्थर मिला है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उस पर उत्कीर्णित है? तो ये है यूनानी। ऑप्शन नंबर बी। रोसेटा मिस्र में उत्तरी तट का एक शहर है। रोसेटा क्या है? मिस्र के अंदर उत्तरी तट पर एक शहर है। यहाँ से एक उत्कीर्णित पत्थर प्राप्त हुआ है जिसमें 3 अलग अलग भाषाओं में शिलालेख थे, जिसमें ग्रीक, जिसको यूनानी भाषा बोलते हैं, और प्राचीन मिस्र दोनों की भाषाएं यहाँ पर मिली हैं। रोसेटा एक विशेष दुर्घटना का काला पत्थर का टुकड़ा है जो 196 ईसा पूर्व यानी लगभग 2200 साल पुराना है। यह शिलालेख प्राचीन मिस्र की सभ्यता से संबंधित है। चोल राजा राजेंद्र प्रथम द्वारा 11वीं शताब्दी में बनाए गए विश्व मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर एक तरफ जो है हमें यहाँ पर मंदिरों के नाम दिए गए हैं या प्रतिमा है,
दूसरी तरफ जो है उनका संबंध है। देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। जो सूर्य पीठिका है इसका संबंध चालुक्यों से है, नंदी मूर्ति का पूर्व चालुक्यों से, भैरव की प्रतिमा का कलिंग से, काली की मूर्ति का पाल से। देखो काल पाल आपको ये ऐसे याद हो जाएगा। सूर्य चालू ऑन रहता है ना, पूरे दिन चालू रहता है, कभी तो रोशनी मिलती है, ठीक है। नंदी पूर्व चालुक्य से, भैरव, कालिंगो, या आप कैसे भी याद कर लेना, इनमें से एक भी याद होगा आप तब भी आसानी से आप इसको कर सकते हैं। सीटेट में ज़्यादा टिपिकल ऑप्शन नहीं आते, आप एलिमिनेट करके भी इजीली जो आंसर लगा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन 17वीं तथा 18वीं शताब्दी के दौरान सिखों के बारे में सत्य नहीं है? तो देखिए यहाँ पर एक नज़र हम लोग, आपको क्या करना है, पेपर में एक नज़र जो है ऑप्शन पे मारनी है सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पर यदि हम देखते हैं ऑप्शन को, सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों और मिसलों में संगठित किया, सही बात है। उनकी संयुक्त सेना दल खालसा कहलाती थी, ये भी ठीक है। राखी व्यवस्था के तहत उन्होंने मुसलमानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर संरक्षण दिया, ये भी सही है। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को इस विश्वास के साथ प्रेरित किया कि देखिए इनका एक स्लोगन है, राज करया खालसा, ये भी सही है यहाँ पर। तो इसमें एक ऑप्शन गलत है, यहाँ पर मुसलमान नहीं आना था, ये मतलब सभी पे 20% टैक्स लेकर के जो है संरक्षण देते थे, तो यहाँ पर मुस्लिम नहीं आएगा। हाँ तो सारे, हाँ ये मुस्लिम ही है, ये मतलब यहाँ पर क्या था, ये क्वेश्चन है ना, इसके ग्रेस मार्क्स मिल गए थे इसको, सभी को इसके मार्क्स मिल गए थे। इसमें सारी की सारी स्टेटमेंट सही है। यदि हम यहाँ पर इसमें इस ऑप्शन में बी और जोड़ देते हैं तो ये ठीक हो जाएगा, मतलब ए बी सी डी सारे के सारे जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। इसका ऑप्शन नंबर जो है ए बी सी डी सही रहेगा, सारे कथन जो है यहाँ पर इसमें सही दिए गए हैं। तो देखिए एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या कुछ है इसमें। 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद आते हैं बंदा बहादुर। तो इनके नेतृत्व में खालसा ने क्या किया था, मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया था। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को, देखिए पहले जत्थों में और फिर मिसलों में इन्होंने संगठित किया था अपने आप को। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेना कहलाती थी दल खालसा। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की थी, जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेने के पश्चात संरक्षण प्रदान किया जाता था। देखिए यहाँ पर किसानों से लिया जाता था, तो मुस्लिमों का इसमें कोई वो नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको बताया तो था शुरू में, इस पेपर की इस क्या नाम है बुक के अंदर ये इशू है। तो यहाँ पर ए बी और ये डी सही रहेगा, ए बी डी, तो इसका सी रहेगा सही आंसर। इसमें यहाँ पर ये स्टार मार्क दिया गया है क्योंकि यहाँ पर मुस्लिमों के लिए नहीं था, ये किसानों के लिए था, तो ये यहाँ पर मुस्लिम जो है वो गलत दिया गया है। तो यहाँ पर इन्होंने ये दे रखा है कि कोई सा भी विकल्प सही नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। वीर शैव आंदोलन के संस्थापक बताने हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बसवन्ना। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ, जिसका नेतृत्व बासवन्ना 1106 से 68 नामक ब्राह्मण ने किया। बासवन्ना कलचुरी राजा के दरबार में मंत्री थे। इनके अनुयायी वीर शैव का मतलब होता है शिव के वीर,
वह लिंग अनुपात कहलाए। निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समुदाय उड़ीसा के जंगलों में रहता था? तो इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। तो ये एक मिनट रुकना। तब तक आप लोग ऑप्शंस देख लीजिए इसके। तो इसका आना ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, खोंड। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समुदाय पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले खोंड समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार करते थे। फिर देखिए यहाँ पर कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं और उनमें रहने वाली जनजातियों के नाम दिए गए हैं। जैसे पंजाब है, पंजाब में रहते थे वन गुज्जर। आंध्र प्रदेश में लबाड़िया, कुल्लू में गद्दी समुदाय, कश्मीर में बकरवाल, छोटा नागपुर में मुंडा। पंजाब वन गुज्जर, आंध्र प्रदेश लबाड़िया, कुल्लू गद्दी समुदाय, कश्मीर बकरवाल, छोटा नागपुर मुंडा। आगे देखिए, चोल अभिलेखों में उल्लेखित इन शब्दों को देखकर देखिए शब्द दिए गए हैं। विलन वगाई है, देवदान है, पलीचंदम है, शाला भोग है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे भूमि के प्रकार हैं। मतलब भूमि अलग को हम लोग बोलते थे। जैसे जो वेलन वगाई थी ना, वो गैर ब्राह्मणों की भूमि को उसको बोलते थे। देवदान, देव है यहाँ पर, ये मंदिरों को जो दान में भूमि दी जाती थी वो थी। शाला भोग, शाला है, शाला जैसे पाठशाला है, पाठशाला या स्कूल एक ही बात हो गई। तो इसको जो भूमि दी जाती थी वो शाला भोग थी। फिर है पल्लीच दम है, ये जैन समुदाय को दान में दी गई भूमि थी। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये भूमियों के प्रकार हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, वेलन वगाई गैर ब्राह्मण किसानों की भूमि होती थी। ब्रह्मदे ब्राह्मणों को उपहार में यहाँ पर ब्रह्म है और दे है, तो दे मतलब दी गई। फिर शाला भोग है, विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि। देवदान तिरुनमक्कटनी है, ये मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि। पल्ली चदम है, ये जैन संस्थाओं को दी गई भूमि उसको बोलते थे। इसके बाद आगे है राजा राममोहन राय के बारे में जो कथन सही नहीं है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर एक कथन है, देखिए, पश्चिमी शिक्षा के विरोधी। तो ये पश्चिमी शिक्षा के विरोधी नहीं थे, ये तो चाहते थे कि भारत में जो है पश्चिमी शिक्षा जो है वो दी जाए। तो यही हमें बताना था, जो सा सही नहीं है। तो इसका यहाँ पर बी हो जाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए, राजा राममोहन राय 1772 से 1833 तक इनका जीवन काल रहा है। एक महान भारतीय समाज सुधारक थे। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। राजा राममोहन राय देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। तो बाकी का जो कथन है वो क्या है? सही है, हमें गलत छांटना था। तो यहाँ पर इसका बी हो जाएगा। आगे है 19वीं सदी के भारतीय समाज के संबंध में कथन ए आर को पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। जाति व्यवस्था के विरोध में उठे
आंदोलनों के प्रतिक्रिया में रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी सनातन धर्म सभा, ब्राह्मण सभा जैसे संगठन स्थापित किए। देखिए, जब हिंदू धर्म की जो बुराइयां हैं उनके खिलाफ लोग जो है वो इकट्ठे हुए, लोगों ने विरोध किया, तो जो हिंदू धर्म को मानने वाले थे, उन्होंने जो रूढ़िवादी विचारधारा के थे, उन्होंने सनातन धर्म और ब्राह्मण सभा जैसे संगठन स्थापित किए। ये बात बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए, आगे पढ़ते हैं। इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जाति है, जो ऊंच नीच है, इसको महत्व दिया जाता है और उस पर कोई आँच भी ना आए। वे साबित करना चाहते थे कि ये जो बात है वो मतलब उन्होंने ये कहा था कि ये जो बातें हैं ना, जो धर्म मतलब जाति के आधार पर जो भेदभाव होता है वो हिंदू धर्म के ग्रंथों में दिया गया है। इस बात को वे लेकर के मतलब उन्होंने अपने संगठन बनाए थे। तो यहाँ पर दोनों की दोनों जो बातें हैं वो सही हैं और जो आर है वो एक ही सही एक्सप्लेनेशन करता है। 20वीं सदी में इसके आरंभ में जाति व्यवस्था के विरोध में उठे आंदोलन उठे थे, उनकी प्रतिक्रिया में रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी उत्तर में सनातन धर्म सभाओं तथा भारत धर्म महामंडल और बंगाल में अलग अलग जगह पर अलग अलग इन्होंने संगठन बनाए थे। बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे संगठन स्थापित किए तथा सख्ती से गैर ब्राह्मण आंदोलनों का इन्होंने विरोध किया। इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जातीय ऊंच नीच को जो महत्व दिया जाता है उस पर कोई भी आँच न आए, मतलब ये भेदभाव चलता रहना चाहिए। इनका ये मानना था कि ऐसा तो हिंदू धर्म के ग्रंथों में दिया गया है, इनकी ये मान्यता थी। ये साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में मान्यता मिली हुई है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों क्या है, सही है। समाज सुधार को हरिदास ठाकुर और ईवी रामास्वामी नयकर के विषय में कौन सा कथन या कौन से कथन सही है? दोनों ने समाज में भेदभाव का सामना कर रहे जाति समूहों के लिए काम किया, सही बात है। आगे है, दोनों ब्राह्मण के उन ग्रंथों के विरुद्ध थे जो जाति प्रथा के समर्थक थे। तो यहाँ पर दोनों की दोनों जो कथन है वो सही दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समाज सुधारक हरिदास ठाकुर और ईवी रामास्वामी नयकर दोनों ने समाज में भेदभाव का सामना कर रहे जाति समूह के लिए काम किया। दोनों ब्राह्मणों के जो ग्रंथ थे उनके विरुद्ध थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में अभिकथन ए और कारण आर को पढ़ना है और सही उत्तर का चयन करना है। अभिकरण ए है, 1885 में देश भर के प्रतिनिधियों ने बम्बई में सब आकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। बिल्कुल सही बात है, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और मुंबई के अंदर गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में जो है लोग इकट्ठे हुए थे। इसका फिर कारण दिया गया है सेवानिवृत्त ब्रिटिश एओ ह्यूम। इसने क्या किया था, ये एक अंग्रेज अफसर था, ये इसका अध्यक्ष भी था, मतलब इसका अध्यक्ष नहीं था, इसका संस्थापक था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक। इसने विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को साथ लाकर कांग्रेस को बनाने में अहम भूमिका जो है निभाई थी। तो यहाँ पर दोनों की दोनों जो बातें हैं वो सही दी गई हैं। ये पॉइंट भी सही है और ये पॉइंट भी सही है, पर देखिए यहाँ पर हम व्याख्या नहीं करता। यहाँ पर देखिए स्थापना है और यहाँ पर अहम भूमिका, मतलब इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पर नहीं, व्याख्या इसका हाँ यही हो जाएगा, रिलेशन तो है ही दोनों के अंदर। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी और स्थापना में जो है अहम भूमिका थी एओ ह्यूम की। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। देखिए इसकी यहाँ पर ये गलत दिया, ये आएगा यहाँ पर। राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए भारतीयों द्वारा एक अखिल भारतीय संगठन की जरूरत 1880 से महसूस की जा रही थी कि कोई एक संगठन होना चाहिए जो भारतीयों की जो है बातों को रख सके।
परंतु इल्बर्ट बिल 1883 ने इस चाह को और गहरा कर दिया। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधि शुरू में इकट्ठे हुए थे बम्बई के अंदर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। संगठन में जो प्रारंभिक नेता थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, डब्ल्यू सी बनर्जी और अन्य। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर यो ह्यूम ने विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को निकट लाकर कांग्रेस को बनाने में अहम भूमिका अदा की थी। तो अतः कथन ए आर दोनों सत्य हैं। आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से किसने गांधी महाराज की जय का नारा दिया था? गांधी महाराज की जय का नारा दिया था चाय बागान मजदूरों ने, टी गार्डन लेबर्स ने। असम में गांधी महाराज की जय का नारा असम के चाय बागान मजदूरों ने दिया था। असम में चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग गांधी महाराज की जय के नारे को लगाते हुए शुरू की थी। अंग्रेज स्वामित्व वाले बागानों की नौकरी जो है छोड़ दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे? ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, आप सभी को इसका पता ही होगा। सी राजगोपालचारी, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, देखिए प्रथम थे लॉर्ड माउंटबेटन, पर जब भारतीय लग जाता है कि भारतीय बताया तब सी राजगोपालचारी हो जाएगा। तो 1948 से 50 तक ये रहे हैं, भारत के आखिरी गवर्नर जनरल थे और पहले भारतीय थे। वैसे आखिरी थे और भारतीय के हिसाब से हम लोग देखते हैं तो ये आखिरी थे। फिर 1950 में जो इस पोस्ट को ख़त्म कर दिया गया था। ABC कथन दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि ये जो विशेषताएं यहाँ पर दी गई हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, वे कौन से ग्रह की दी गई हैं। देखिए सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरे नंबर पर है। आप इसी से गाइड कर मतलब गैस कर सकते हैं कि पृथ्वी की बात कर रहा है। फिर आकार में पांचवा है और ध्रुवों पर चपटी है, तो पृथ्वी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ज्ञात ग्रह है जहाँ पर जीवन है। सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है, आकार में पांचवा है, ध्रुवों पर चपटा है। यही कारण है कि इसके आकार में भू आभाग कहा जाता है। भू आब का मतलब होता है पृथ्वी के समान आकार। अंतरिक्ष से देखने पर नीली दिखाई देती है, उसके 2/3 हिस्से पर पानी है, इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। और पृथ्वी जो है सौरमंडल पर एक सबसे अद्भुत ग्रह है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्र सरकार के कार्यालय 9 बजे खुलता है, 9 AM पर ये खुलता है, ठीक है। इसके बाद देखिए गांधीनगर के समीप 72 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर पर और पटना के समीप 85 डिग्री ये है इधर, तो हाँ पूर्वी देशांतर पर। हमें मतलब ये बताना है कि क्या टाइमिंग रहेगी। देखिए मैं यहाँ पर एक रफ समय बनाकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, ये कोई बात नहीं। यहाँ से देखिए कि टाइमलाइन जाती है भारतीय मानक समय की, जो कि 82.5 डिग्री ईस्ट में है। यहीं से हम लोग जो है टाइम मापते हैं। तो यहाँ से हम लोग टाइम मापते हैं और ये 5.5 घंटे है ना आगे है ग्रीनविच टाइमलाइन से। अब भारत में अब इसका मतलब ये है 82 डिग्री और 30 मिनट है ये, ठीक है। यहाँ पर तो बजे हुए हैं 9 AM। हमें बताना है 85 पर और इस पर। सबसे पहले देखते हैं 85 पर। 85 पर आगे होगा 9 से।
तो 85 में और 82.5 में फ़र्क कितना है? 2.5 का फ़र्क हो गया ना, ये 2.5 डिग्री का, मतलब 2.5 डिग्री का फ़र्क है। देखिए 360 डिग्री घूमती है पृथ्वी 24 घंटे में, इधर टाइम है, इसको हम लोग काटते हैं तो यहाँ पर 15 आएगा, मतलब 1 घंटे 15 डिग्री हो गया डिफरेंस होगा, तो 1 घंटे का टाइम डिफरेंस हो जाएगा। इस 1 घंटे को हम लोग 60 भी तो लिख सकते हैं मिनट में, जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 60 मिनट। और इधर 15 डिग्री, इसको काटे 15 एकम 15 और इधर 15 चौके 60, मतलब 1 डिग्री का जब डिफरेंस होगा तो 4 मिनट का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितने डिग्री का डिफरेंस है? यहाँ पर देखिए 2 डिग्री तो ये हो गया, 2 डिग्री में कितना टाइम डिफरेंस आएगा? 4 और 4 8 मिनट का हो जाएगा, और 5 मिनट ये है ही। नहीं, ये 8 मिनट का तो फ़र्क यहाँ से निकल गया, और जो आधा डिग्री है ना ये, तो जब 1 डिग्री में 4 मिनट का है तो आधे में 2 मिनट का हो जाएगा ना, तो टोटल हम लोग देखें तो 10 मिनट का फ़र्क पड़ेगा। आप लोग इसको इजीली कर सकते हैं, वैसे बताया मैंने तो आपको। तो मतलब यहाँ पर जब 9 होंगे तो 85 में 9:10 हो गए, जो कि एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसकी एक्सप्लेनेशन आप लोग देख भी सकते हैं, अदरवाइज़ मैंने आपको बता ही दिया है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। आप लोग वीडियो को पॉज करके जो है पढ़ सकते हैं इसको, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि 360 को हम लोग 24 घंटे से डिवाइड करके 15 निकाल के आराम से हम देख सकते हैं कि 1 घंटे में 15 डिग्री का फ़र्क होता है। फिर इसको 60 मिनट मान लो और इसको 15 डिग्री, तो 1 डिग्री में जब 1 डिग्री का फ़र्क होगा तो टाइम में 4 मिनट का डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2.5 का है, तो 2.5 में 4 और 4 8, और फिर उसका आधा, 4 का आधा 2, 10 मिनट का फ़र्क यहाँ से आ जाएगा। आगे देखते हैं, कथन दिए गए हैं, सही विकल्प का यहाँ पर हमें चयन करना है। तो देखिए, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान एशिया में है, क्या ये कथन सही है? सबसे बड़ा रेगिस्तान एशिया के अंदर है? नहीं, ये कथन तो गलत है। आपको पता होगा सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ है? सहारा के अंदर है, और सहारा कहाँ पर पड़ता है? अफ्रीका के अंदर है। सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो अफ्रीका के अंदर है, तो ये कथन गलत हो गया। यदि आपने एक गलत देख लिया तो जहाँ पर भी ए है हम लोग आँख मीच कर उसको काट सकते हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये कट जाएगा पहले वाला तो। और फिर देखिए ओनली ए भी करेक्ट, यहाँ पर भी एक हम लोग सही कह रहे हैं, यहाँ पर ये भी कट जाएगा। अब इन दोनों में से एक बचता है, तो इनको और पढ़ लेते हैं हम लोग एक बार। विषुवत वृत्त जो है वो एशिया से गुजरता है। एशिया तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये भी गलत दिया गया है। एशिया जो है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है, पहले नंबर पर है ना एशिया, तो ये सी भी गलत हो जाएगा। सी कौन सा बच गया? ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर ए ही बच गया, सी सॉरी डी बच गया, यही करेक्ट माना जाएगा, और हमें पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। इक्वेटर जो है वो एशिया से गुजरती है? नहीं गुजरती, एशिया से तो कर्क रेखा गुजरती है। यदि हम यहाँ पर एक छोटा सा ग्लोब बनाते हैं, इक्वेटर है 0 डिग्री, ऊपर कर्क रेखा है 23.5 और नीचे मकर रेखा है 23.5 डिग्री, ये नॉर्थ में है, ये साउथ में, यहाँ पर पड़ता है ये एशिया। तो यहाँ पर तो ये जो इक्वेटर है भूमध्य रेखा वो तो है ही नहीं, तो यहाँ से कैसे गुजर जाएगी? तो देखिए इसका सी हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा जो गर्म रेगिस्तान है सहारा के अंदर है, सहारा नाम है इसका, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। और जो विषुवत वृत्त है वो दक्षिणी अमेरिका, देखिए ऊपर यहाँ पर इस साइड में ये नॉर्थ अमेरिका है, और नीचे जो है यहाँ पर साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका से गुजरता है ये।
फिर यहाँ पर अफ्रीका से गुजरता है और एशिया महाद्वीप से होकर गुजरता है। तो विषुवत वृत्त की बात यहाँ पर की गई है। क्वेश्चन को दोबारा ही पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं, 1 मिनट रुकिए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17। यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं और हमें सही कथन का चयन करना है। पहला है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान एशिया में स्थित है। क्या ये सही है? जी नहीं, बिल्कुल गलत है। 1 मिनट, दोबारा ही पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 4 कथन दिए गए हैं, सही का चयन करना है। पहला है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान एशिया में है। सही है ये बात? गलत है। सबसे बड़ा कहाँ पर है? अफ्रीका के अंदर है। और क्या नाम है मरुस्थल का? सहारा मरुस्थल है। जहाँ पर भी ए है उसको काट दीजिए, पहला ऑप्शन कट जाएगा। ओनली ए बी करेक्ट, यहाँ पर ए करेक्ट होने की बात कर रही है, ये ऑप्शन भी कट जाएगा। अगला क्वेश्चन है विषुवत वृत्त के बारे में बात की जा रही है। एशिया से गुजरता है। विषुवत रेखा तो गुजरती है, वृत्त की बात हम कर रहे हैं। ये भी गलत हो जाएगा, तो जहाँ पर बी है वो गलत हो जाएगा। फिर देखिए एशिया तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। जी नहीं, पहला है, तो सी भी गलत हो जाएगा। सी यहाँ पर है, इसको भी काट दीजिए, ये बच गया, ये आंसर हो जाएगा। एशिया जो है वो पूर्वी गोलार्ध में है। हाँ, ये बात सही है। यदि मैं यहाँ पर हम लोग ग्लोब बनाते हैं तो ये होगी 0 डिग्री इक्वेटर, ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ में पड़ जाएगी कर्क रेखा। नीचे जो है ये थोड़ी सी ऊपर बनेगी, ये हो जाएगी मकर रेखा। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पर देखिए दिशा बनाए तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यहाँ पर पड़ता है एशिया। देखिए तो ये पूर्वी में ही पड़ेगा, ये भी ये सही है। इसकी हम लोग एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है वो अफ्रीका के अंदर है। क्या नाम है उसका? सहारा। जो भूमध्य रेखा है वो अमेरिका, अफ्रीका, एशिया इनसे होकर गुजरती है। एशिया का जो नीचे थोड़ा सा रीजन है ना, वहाँ से गुजरती है। ये बात जो है सही है, पर यहाँ पर इसमें ना ये वृत्त की बात की गई है हिंदी में। यहाँ पर थोड़ी सी इंग्लिश में कोई मिस्टेक है, सर्कल आएगा यहाँ पर, तो ये यहाँ पर गलत है। ठीक है, एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये बात सही है। और पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है और कर्क रेखा इससे होकर गुजरती है 23.5 डिग्री नॉर्थ। आगे है कथन दिए गए हैं। यहाँ पर हमें बताना, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के बाद सही विकल्प का चयन करना है कि यहाँ पर सही विकल्प क्या है।
वायु की पतली परत पृथ्वी का अटूट भाग है, बिल्कुल है। इसी को तो हम लोग वायुमंडल बोलते हैं। यह हमें वायु मतलब सांस लेने में हमारी मदद करता है, मतलब हमें वायु देता है ना, इसी में तो सांस लेते हैं। और जो हानिकारक जो यूवी रेज आती हैं या हानिकारक जो किरणें आती हैं उनसे बचाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सारे के सारे जो हैं बातें सही दी गई हैं, ऑप्शन नंबर डी। ए बी सी जो है तीनों यहाँ पर सही हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक पतली झिल्ली से या परत से घिरी हुई है, जिसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की जो पतली परत है इसका अटूट भाग है और हमें सांस इसी में लेते हैं। सांस लेने के लिए हमें वायु प्रदान होती है यहीं से। और जो हानिकारक किरणें आती हैं सूर्य से वो भी हैं, पर जो है उससे हमारी रक्षा करती है ये वायुमंडल। और वायुमंडल जो है 1600 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। तो यहाँ पर ए बी सी सारे के सारे क्या हैं, सही हैं। इसके बाद देखिए जो ब्लॉक माउंटेन है जिसको हम बरसोंत पर्वत बोलते हैं, इसका निर्माण कब होता है? ये भी इजी क्वेश्चन है। देखिए जब पर्वत या पहाड़ का कोई भाग टूट के नीचे धंस जाता है, बाकी वाले ऊपर रह जाते हैं। मान लीजिए ये एक इस शेप में पर्वत है और इसका ये वाला हिस्सा टूट गया यहाँ से, तो इसकी शेप कुछ इस तरह से बन जाएगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग ब्लॉक माउंटेन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब बहुत बड़ा भाग एक ही समय में टूट के विस्थापित भी तो हुआ है, नीचे खिसक गया है, ठीक है। कुछ नीचे खिसक जाते हैं, मतलब उसमें क्या होता है वो अपनी जगह से जो है सरक जाता है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। अब बात करते हैं जो ब्लॉक माउंटेन है, इसका निर्माण कैसे होता है? जब एक बहुत बड़ा भाग एक समय में टूटता है और लंबवत विस्थापित हो उठता है। ऊपर उठे ब्लॉक को होस्ट और नीचे हुए को ग्रैबन। देखिए इसको तो कहते हैं हम लोग ग्रैबेन, और इसको बोलते हैं हॉर्स्ट। यूरोप के अंदर राइन घाटी और वोसेजेस पर्वत जो है इसके एग्जाम्पल हैं। आगे है यदि आप गोम्पा घास के दौरान वह हिमनद देखना, यहाँ पर मैदान आएगा। 1 2 3 गोम्पाज मेडोज ग्लेशियर। हाँ, तो आपको किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, देखिए भारत के अंदर गोम्पा है, घास के मैदान, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये होते हैं लद्दाख के अंदर। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गोम्पा घास के मैदान और हिमनद देखना चाहते हैं तो लद्दाख में जाना पड़ेगा। तो हिमनद से भी आप लोग लगा सकते हैं आइडिया। ग्लेशियर जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है पिघल कर नदियों का निर्माण होता है, तो वो कहाँ पर है? लद्दाख के अंदर है। इनमें से कौन सा देश जो है सहारा रेगिस्तान में स्थित नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जाम्बिया। ऑप्शन नंबर डी। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.5 लाख वर्ग किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। 8.54 है सही में। तो ये सहारा रेगिस्तान विश्व के देखिए 11 देशों से गुजरता है, या 11 देशों से गुजरा, मतलब 11 देशों से घिरा हुआ है। गुजरता तो कहाँ, नदियाँ तो है नहीं, ये गुजरता तो वैसे निकल गया है। तो इतने देशों से घिरा हुआ है। ये देश हैं अल्जीरिया है, चाड है, मिस्र है, लीबिया है, मातमी है, मोरितानिया है, मोरक्को है, नाइजर है, सूडान है, ट्यूनीशिया है और प्राचीन सहारा है। कथन है ए और बी को पढ़कर सही विकल्प का चयन करना है। नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है, बिल्कुल सही बात है। सबसे ज़्यादा जो है नाइट्रोजन पाई जाती है, ये बात सही है। आगे है इसका बढ़ता हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है।
जी नहीं, इसका नहीं करता है। जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभावित करता है। तो बी जो है वो गलत हो जाएगा। जहाँ पर भी बी है हम लोग उसको काट देंगे। बी ट्रू है, इसको काट दीजिए, बी ट्रू है ही नहीं, ऑप्शन नंबर ए कट गया। फिर बी ट्रू है, ऑप्शन नंबर डी भी कट जाएगा। अब फिर देखिए ए भी तो ए ट्रू है और बी फॉल्स है, तो यहाँ पर ए गलत बता रहा है, ये भी कट जाएगा। तो एक ही बच गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। ये हम लोग इसको काट दें, खाली एक ही बच जाता है, पहले वाला जो है सही है। नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी चली जाती है, जिसको हम बाद में बाहर निकाल देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम जलवायु को प्रभावित करता है। यहाँ पर ए सही है, बी जो है गलत है। लू के बारे में बताना है, किस तरह की पवन है। तो लू जो होती है वो एक लोकल विंड होती है, स्थानीय पवन में ये आती है। लू स्थानीय पवन का उदाहरण है। स्थानीय पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। ये धूल भरी, गर्म एवं शुष्क पवनें होती हैं। आगे है कथन, ए है, आर के आधार पर इसकी सही व्याख्या करनी है। पर्वतीय क्षेत्र में बहुत ही कम लोग निवास करते हैं। फिर देखिए पर्वतीय ढाल, तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है। बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए एक बिल्कुल तीव्र ढाल है इस तरह से, तो ये अनुकूल थोड़े ना रहने के लिए, प्रतिकूल है। दोनों की दोनों यहाँ पर सही दिए गए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोथ ए और आर जो है यहाँ पर ट्रू है। और ये इसकी आर जो है ना, इस ये वाला इसकी सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है। यहाँ पर भी निवास की बात हो रही है और निवास से रिलेटेड ही ये है। पर्वतीय क्षेत्र में बहुत ही कम लोग निवास करते हैं, क्योंकि पहाड़ों की जो तीव्र ढाल होती है जिससे खेती में कठिनाई होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल होते हैं। अतः दिया गया कथन ए आर सत्य है। इसकी आर जो है एक ही सही व्याख्या यहाँ पर करता है। निम्न में से कौन सा खनिज जो है काला सोना कहलाता है। आप सभी को पता होगा, जो पेट्रोलियम है उसको हम लोग ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम और उसके व्युत्पन्न को, मतलब इससे जो भी चीज़ें निकलती हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, काला सोना कहते हैं, क्योंकि वे बहुत ही मूल्यवान होते हैं। पेट्रोलियम को अवसादी चट्टानों से निकाला जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से ही बन जाता है। आपको 4 चट्टानों के नाम दे दिए जाएंगे और पूछ लिया जाएगा कि पेट्रोलियम किससे निकलता है। इसी कारण हम लोग इसको क्या कहते हैं, रॉक ऑयल भी इसको बोला जाता है, रॉक ऑयल। इसके बाद आगे है, निम्नलिखित में से किस उद्योग को आधुनिक उद्योग की मेरुदंड, मतलब बैकबोन कहा जाता है। जो मॉडर्न इंडस्ट्री है उसकी हम लोग किसको बैकबोन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर ए आयरन। और जो स्टील इंडस्ट्रीज हैं, इस्पात और स्टील उद्योग को आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड कहा जाता है। इस्पात और स्टील उद्योग को आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है। लौह और इस्पात उद्योग भारत के सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रयोग उद्योगों में से एक है। 1874 में बॉम्बे आयरन वर्क्स द्वारा पहली बार पिग आयरन का उत्पादन किया गया था। भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चात तीसरा, देखिए चीन पहले नंबर पर, चाइना, फिर ये अमेरिका है, उसके बाद तीसरे नंबर पर कौन है, हम हैं। इसके बाद आगे है मिल्पा है, रोका और लद्दाख है। ये किस प्रकार की कृषि के ये नाम दिए गए हैं। तो ये सारे के सारे शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। जो स्थानांतरी कृषि होती है, एक मतलब जो घुमंतू टाइप की होती है, एक बार एक जगह कर दी उसके बाद ज़मीन को खाली छोड़कर दूसरी जगह पर खेती की जाती है, तो वो होती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। मिल्पा, रोका और लद्दाख स्थानांतरित कृषि के प्रकार हैं।
स्थानांतरित कृषि एक व्यापक खेती पद्धति है। इसके अंतर्गत भूमि के एक भूखंड को अस्थायी रूप से साफ किया जाता है, फिर उसमें क्या होता है, खेती की जाती है। कुछ समय के पश्चात वहाँ की जो मिट्टी है, मतलब उपजाऊ क्षमता जो है उसकी कम हो जाती है, फिर उसको खाली छोड़कर दूसरी जगह पर खेती की जाती है। जो भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है ना, वहाँ पर इस तरह की खेती की जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने डैश के आधार पर भेदभाव को निषेध किया था। अब भेदभाव खत्म करना है, तो भेदभाव खत्म हुआ था नस्ल और राष्ट्रीय मूल के आधार पर। और धर्म के आधार पर। जेंडर का तो कोई मतलब ही नहीं है भेदभाव खत्म करना, मतलब जेंडर के आधार पर नहीं आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी जहाँ पर भी हम उसको काट सकते हैं, इसमें भी कट जाएगा, इसमें भी कट जाएगा, इसमें भी एक ही कट जाए, बचेगा ऑप्शन नंबर बी, यही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म, राष्ट्रीय मूल के आधार पर जो भेदभाव हो उसको बैन कर दिया था। निम्नलिखित में से कौन से कारण ग्रामीण, मतलब जो गांव में जीविका उपार्जन को असुरक्षित बनाते हैं। मतलब गांव में यदि आप लोग रह रहे हैं तो वहाँ पर जो आपकी रोजी रोटी है उसमें कौन सी चीज़ें जो है आपको असुरक्षित बना देगी। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो, जब हम लोग मानसून पर निर्भर करते हैं तब भी तो असुरक्षित रहते हैं। हमारे पास मान लीजिए सिंचाई का प्रबंध नहीं, हम लोग बारिश पर डिपेंड कर रहे हैं, तो ये भी एक असुरक्षित तो हो गया किसान। और जो कीट फसल हैं, मतलब कीड़ों से फसल का नुकसान हो जाती है, वो भी एक असुरक्षित है। और जो कर्ज ले लेते हैं किसान साहूकारों से, तो वो भी असुरक्षित ही हो गया। तो यहाँ पर ACD हो जाएगा। ये आप लोग डायरेक्ट इस ऑप्शन को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर दिया गया उत्पादन को ग्रामीण सहकारिता में बेचना। अब हम किसान जो है वो उत्पादन कर रहा है और उसको बेच रहा है, तो वहाँ पर असुरक्षित थोड़ी ना है, सुरक्षित ही होगा। बी ऑप्शन जहाँ पर भी है उसको काट दीजिए, ये कट गया, यहाँ पर भी है ये कट गया। दो ऑप्शन तो हम लोग वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। ग्रामीण जीविकोपार्जन को असुरक्षित करने वाले कारण, देखिए ये तीनों कारण जो है हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक कॉल आ गई है, इसको फ़ोन को एक बार म्यूट कर देते हैं, इसका मोड चेंज कर देते हैं, बीच बीच में कॉल आएगी तो फिर परेशानी नहीं होगी। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। आगे निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत की आमदनी का स्रोत नहीं है, ये बताना है हमने। अब देखिए ऑप्शन इतने खतरनाक दे दिए हैं, इसमें बिल्कुल ही छोटा बच्चा भी सही कर देगा। मान लीजिए आप ग्राम पंचायत है, सॉरी जो सेक्रेटरी होता है, सचिव होता है, उसकी आप निजी संपत्ति से आमदनी थोड़ी ना कर सकते हैं। मान लीजिए सचिव का कोई फ्लैट है और उसका रेंट आता है, तो ग्राम पंचायत ये थोड़ी ना कह सकती है कि इसका रेंट हमें दीजिए, उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो इसका तो डी हो जाएगा। पंचायत सचिव की किसी की निजी संपत्ति है, उस पर पंचायत हक थोड़ी ना अपना रख सकती है, पंचायत का कोई हक ही नहीं बनता उस पर। तो भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायत का गठन किया गया था। ये लाइन भी आपको याद रखनी है। 73rd अमेंडमेंट हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1992 के अंदर। पंचायती राज की स्थापना इसी से हुई थी, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर हुई थी, और राजस्थान का नागौर जिला है जहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी। नगर निगम के चुनाव के उद्देश्य से गठित किए गए क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों को जाना जाता है। ये भी काफ़ी, या वार्ड जाना जाता है। देखिए जो नगर निगम या नगर पालिका होती है उसमें पूरे जो क्षेत्र है उसको वार्ड में बांट दिया जाता है।
ठीक है। जैसे वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे डाल बांट दिए। और फिर इसका जो एक मेन होता है वो होता है मेयर। एक पद मेयर का होता है और बाकी होते हैं इनको बोलते हैं पार्षद। ये है नगर निगम का। और जो नगर पालिका में है वो मेयर की जगह यहाँ पर चेयरमैन की पोस्ट होती है। ये डिफरेंस होता है इनमें, चेयरमैन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नगर निगम के चुनाव में चुनाव के उद्देश्य से गठित किए गए निर्वाचन क्षेत्रों को वार्ड खंड के रूप में जाना जाता है। और गांव में भी होता है यही सिस्टम। सरपंच होता है, उसके नीचे पंच होते हैं। हर एक वार्ड से एक पंच चुना जाता है। वार्ड स्थानीय प्रशासन के लिए स्थापित एक छोटा भौगोलिक क्षेत्र होता है। जैसे कि यह किसी मोहल्ले या गली पर आधारित हो सकता है। प्रत्येक वार्ड में वार्ड समिति की देखिए एक सीट होती है ना एक वार्ड में। तो वार्ड के पार्षद को वयस्क मताधिकार के द्वारा 5 साल के लिए इसका चुनाव किया जाता है। 1992 का 74वां संविधान हुआ था, वहाँ पर अलग अलग स्तर की जो है निकाय हो गए, जैसे अलग अलग स्तर हो गए या निकाय है, उनको शक्तियाँ और प्राधिकरण के विकेंद्रीकरण का बुनियादी ढांचा जो है इसको प्रदान किया गया। आगे निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करता है? तो काफ़ी इजी है ये, तो आप सभी को पता होगा। जो प्राथमिक क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। जो कृषि पशुपालन हो गए ये सारे के सारे प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र भारत में सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है। यह क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत कृषि हो गया, वानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन ये आते हैं। इसमें संलग्न श्रम की प्रकृति को रेड, देखिए इसमें जो श्रम की प्रकृति है उसको कहते हैं रेड कॉलर जॉब। क्या बोलते हैं? रेड कॉलर जॉब। मौसमी बेरोजगारी निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के साथ जोड़ी जा सकती है? तो ये भी खेती के साथ ही जुड़ेगी। अब खेती में पूरे साल तो काम रहता नहीं है। मान लीजिए धान लगाने हैं किसी ज़मीन पर, तो जब इसका सीज़न आएगा तब लोगों को रोज़गार मिलेगा। फिर जब इसकी कटाई आएगी तब, या इसमें जो खरपतवार है उसको निकालने का जब टाइम आएगा तब रोज़गार मिलेगा। तो ये एक मौसम के हिसाब से बेरोज़गारी हो गई ना। ये मौसमी बेरोजगारी खेती के अंतर्गत पाई जाने वाली पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के किसी समय में रोजगार बेरोजगार होते हैं, या रोजगार कभी रोजगार मिल जाता है कभी नहीं मिलता। जब समय की मांग सामान्य से, श्रम की मांग जो है मजदूरी की मांग नॉर्मल से कम होती है। बेरोजगारी जो है समय की अस्थायी घटिकी को ये संदर्भित करती है। एक लोकतांत्रिक सरकार का आधारभूत सूचक खालिस्तान का होना है। ऑप्शन इसका हो जाएगा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो 18+ को जो वोट देने का अधिकार दिया गया है ये एक बेसिक इंडिकेटर है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। एक लोकतांत्रिक सरकार का आधारभूत सूचक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का होना है या लागू करना है इसको। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। जितने भी वयस्क हैं जो 18+ हैं उनको वोट डालने का अधिकार दिया गया है। यह समानता पर आधारित है और लोकतंत्र का एक क्या है बुनियादी सिद्धांत है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आया था ये 2005 में। इसमें हुए बदलाव महिलाओं को, देखिए महिलाओं का क्या फ़ायदा है इसमें आपको पता होगा। पहले जो पिता की संपत्ति होती थी उस पर केवल पुत्र का अधिकार होता था, अब वो सभी में बराबर बढ़ती है। जैसे ये कोई बंदा है, मान लीजिए इसका नाम सुरेश है और इसके 3 बच्चे हैं, 2 बॉय हैं और 1 गर्ल है।
तो इससे पहले क्या था, 2005 से पहले इसकी जो प्रॉपर्टी है वो दो हिस्सों में बटेगी, इसमें और इसमें। तो 2005 के बाद क्या किया सरकार ने, कानून बना दिया हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। अब ये प्रॉपर्टी जो है इसकी, 3 बच्चे हैं इसके तो तीनों में बट जाएगी, 2 बॉय में और 1 गर्ल में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है यह है महिलाओं को माता पिता की संपत्ति में बराबर हिस्सा दिलाता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पिता की जगह यदि हम माता का केस लेते हैं तो भी सेम बात होगी। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम वर्ष 2005 के अंतर्गत महिलाओं को जो है कृषि की भूमि हो या वैसी संपत्ति हो उसमें हिस्सा दिलाता है, और ये देश के जितने भी स्टेट हैं या यूनियन टेरिटरी हैं हर जगह ये अप्लाई होता है। जब विकासात्मक गतिविधियों के कारण आदिवासी समूह को उनकी भूमि से विस्थापित किया जाता है, मान लीजिए कोई डेवलपमेंट काम होना है और आदिवासियों को उनके क्षेत्र से निकाल दिया या उनकी जो भूमि है वहाँ से उनको विस्थापित कर दिया, तो इससे क्या होगा, वे अपने अधिकार खो देते हैं। तो इससे कौन कौन से अधिकार जो हैं उनके खो जाएंगे, रीति रिवाज है, आजीविका और उनकी आय है, या जंगल में प्रवेश के स्रोत हैं, ये तीनों चीज़ें जो हैं इफ़ेक्ट होंगी इससे, और वंचित समुदाय के रूप में उनकी स्थिति। अब एक बात बताइए आप लोग, मान लीजिए जो आदिवासी है वो वंचित समुदाय से है, ठीक है, तो यदि हम उनकी जगह जंगल से कहीं और उनको ले जाकर बसा देंगे तो क्या वे वंचित नहीं रहेंगे? इससे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जहाँ पर भी डी है देखिए इसको काट दीजिए, ए बी सी तीनों ही ऑप्शन कट जाएंगे, एक ही बच गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जब विकासात्मक गतिविधियों के कारण आदिवासी समूह को उनकी भूमि में विस्थापित किया जाता है तो निम्न अधिकार खो देते हैं, रीति रिवाज है, आय आजीविका के स्रोत हैं, जंगल में प्रवेश है। इतिहास में तिथियों एवं वर्षों को सूचित करने के लिए प्रयोग में आने वाली वर्तमान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन जो है वो हमें छांटना है। देखिए यहाँ पर यदि मैं इस पर एक बार नज़र मारता हूँ तो एक ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर सी देखिए, इतिहास जो है अतीत और भविष्य में प्रगतिशील परिवर्तनों के बीच की संवाद है। बिल्कुल भी नहीं, भविष्य तो नहीं हो सकता यहाँ पर, यदि वर्तमान आता तो हम लोग मान भी लेते। इतिहास जो है वो अतीत और भविष्य की घटना होगा, किसी को पता है आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जहाँ पर भी ऑप्शन नंबर सी है उसको काट दीजिए, जो बच गया वही आंसर है, बचा क्या, ऑप्शन नंबर डी, यही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इनको एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए अतीत में वर्तमान को कैसे प्रभावित किया है, इसकी जांच किए बिना इतिहास पूर्ण रूप से अतीत पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही बात है। इतिहास मानव चेतना के व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों पहुंचने में विकास की कहानी, ये भी बिल्कुल सही है। निरंतरता और सुसंगतता जो है इतिहास की आवश्यकताएं हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। इतिहास में तिथियों एवं वर्षों को सूचित करने के लिए प्रयोग में आने वाली वर्तमान के बारे में कथन क्या क्या सत्य हैं, ये तीनों जो हमने पढ़े हैं वही यहाँ पर सेम दिए गए हैं। आगे देखते हैं, इतिहास में तिथियों एवं वर्षों को सूचित करने के लिए प्रयोग में आने वाली वर्तमान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही बताना है हमें। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए इतिहास में तिथियों एवं वर्षों को सूचित करने के लिए प्रयोग में आने वाली वर्तमान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से बीसी के स्थान पर एडी का प्रयोग सही है, और एडी का फुल फॉर्म है एनो डोमिनो, और जबकि बीसी बिफोर क्राइस्ट है
एडी ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय है, जबकि बीसी जन्म से पहले का समय है। एडी को हिंदी में ईसवी बोलते हैं और बीसी को बोलते हैं ईसा पूर्व। देखिए हम लोग एक तो यूज़ करते हैं ईसा पूर्व, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बीसी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट। और एक होती है ईसवी, ईसवी को हम लोग बोलते हैं एडी। ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पर BCE भी बोल देते हैं। ये बिफोर क्राइस्ट है और ये कॉमन एरा से बिफोर, मतलब इसका ना एडी ये हो जाएगा, एडी के स्थान पर BC, ये ऑप्शन नंबर ए। एक शिक्षक प्राथमिक स्रोत के आधार पर अंग्रेजों की वास्तुकला पर एक परियोजना प्रदान करता है, मतलब एक टीचर है जो कि एक प्रोजेक्ट देता है। तो यहाँ पर प्राथमिक स्रोत कौन सा होगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो फर्स्ट रहेगा, नोवेल। यदि हम उस टाइम के नोवेल पढ़ते हैं तो हमें जानकारी मिलेगी। प्राथमिक सोर्स की बात कर रहा है, प्राइमरी तो नोवेल ही हो जाएगा। वैसे तो ये सारे के सारे हैं, पर ये क्या है, ये सेकेंडरी हैं और हमसे पूछा गया है प्राइमरी सोर्स। एक शिक्षक प्राथमिक स्रोतों के आधार पर अंग्रेजों की वास्तुकला पर एक परियोजना प्रदान करता है। इसके लिए प्राथमिक स्रोत उपन्यास है। प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत मौखिक इतिहास, आत्मकथा, समाचार पत्र, पूरा लेखागार, सामूहिक प्रश्नावली क्या आदि शामिल है। वे विभिन्न तरीके कौन से हैं जिनसे कि किसी परियोजना के अधिगम अनुभव का अधिग्रहण किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो है स्क्रैप बुक को छोड़ करके बाकी और स्केच, इन दोनों को छोड़कर ABC जो है इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। डिफरेंट वे बताने हैं जिनके थ्रू विच लर्निंग एक्सपीरियंस जो है एक प्रोजेक्ट का से कैप्चर हो सकता है, अभिलेख से, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से भी और पेन पेपर परीक्षा से भी। तो ऑप्शन नंबर C जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के मूल्यांकन पहलू का आकलन करते हैं। तो देखिए इसका यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि भाई जो मूल्यांकन है, कोग्निशन के जो प्रोसेस है उसमें मूल्यांकन का हम लोग आकलन कर रहे हैं। देखिए विभिन्न देशों के बीच न्याय संगत व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। देखिए क्या लिखा है, तो यहाँ पर मूल्यांकन का हो गया। ये हरित क्रांति ने भारत को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया, समझाइए, ये भी हो जाएगा इसका। आगे है, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए क्या आप औरंगजेब को उत्तरदायी ठहराएंगे, ये भी हो जाएगा। फिर इमारतों के निर्माण की कला में तुर्कों ने क्या बदलाव किए, ये नहीं है। यहाँ से जो है वो मूल्यांकन से रिलेटेड नहीं है, तो जहाँ पर डी होगा उसको काट देंगे हम लोग, तीनों ही ऑप्शन कट जाएंगे, एक बच जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसकी एक्सप्लेनेशन में तो सेम ही लिखा हुआ है, इसको क्या पढ़ना है, सेम ही है कि भाई मूल्यांकन पहलू का आकलन करने के लिए ये आवश्यक है। ABC तो ये तीनों हमने पढ़े लिए हैं। निम्नलिखित में से किस पर बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार मूल्यांकन क्रियाविधियों के विकास के समय विचार किया जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर
ऑप्शन यदि हम लोग देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी देखते हैं एक बार। यह है निरंतर और व्यापक, जो सीसी होता है कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन बोलते हैं। इसके माध्यम से अर्जित ज्ञान का अनुप्रयोग करने के लिए विद्यार्थियों को सबल बनाना। निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से, मतलब हम लोग को टीचर ने क्या किया, सीसी किया है और उससे जो भी ज्ञान लिया है उसको प्रयोग करते हुए विद्यार्थियों को सबल बनाना। ये जो है ये यहाँ पर मूल्यांकन में फिट नहीं बैठता है बी, तो बी जो होगा वो कट जाएगा। ये ऑप्शन 2 कट जाएंगे यहाँ पर। देखिए, बोर्ड लेवल परीक्षाओं के संदर्भ में परीक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए निर्देशों का पालन करना बिल्कुल सही है ये। और निरंतर व्यापक मूल्यांकन पर आधारित ज्ञान की या जो समझ है उसको विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को सबल बनाना, ये सही है। तो ए और सी जो है यहाँ पर सही हो जाएंगे। इसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन इसकी। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु में आने वाले सभी बच्चों द्वारा प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने का अधिकार जो है उनको मिला है, तो इसके लिए अनिवार्य बनाता है। यह अधिनियम आर्थिक रूप से कमजोर सभी बच्चों को मुक्त प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित करता है। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निम्न कथनों पर विचार किया जा सकता है। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन पर आधारित ज्ञान की समझ को विकसित करने में विद्यार्थियों को सबल बनाना। बोर्ड लेवल परीक्षाओं के संदर्भ में परीक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान की गई निर्देशिकाओं का पालन करना। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थियों की विश्लेषणात्मक योग्यताओं को आंकने के अवसर उपलब्ध कराते हैं? तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, एनालिटिकल एबिलिटी जो है बच्चों की सोशल स्टडीज़ के अंदर, उसके मौके कहाँ पर मिलेंगे। अब बच्चों से क्वेश्चन किया जैसे कौन सा क्षेत्र विश्व के उद्यान के रूप में जाना जाता है, यहाँ पर एनालिसिस है कुछ नहीं। ये कौन सा फूलों की घाटी के रूप में जाना जाता है, ये भी नहीं है। अब जैसे ये है भारत में कौन सा राज्य फसल के उत्पादन में प्रथम आता है, फसलों के उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ। अब यहाँ पर हम लोग अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ पूछ रहे हैं बच्चे से, तो ये क्या है, इससे वो बच्चा एनालिसिस करेगा। अब कर्क रेखा, ये तो एक कौन से राज्य पे स्थित है, मतलब एक स्टैटिक क्वेश्चन होगा ये, तो ये लगा लो एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसका मूल्य, इस यहाँ पर जो विश्लेषणात्मक योग्यता है इसको आंकने के लिए भारत में कौन सा राज्य है फसलों के उत्पादन में प्रथम, खाली ये इतना होता तो ये भी गलत हो जाता है। इसमें जो ये लाइन लिखी हुई ना कि फसलों के उत्पादन, मसालों के उत्पादन के लिए भौगोलिक स्थितियाँ क्या है, इससे ये क्वेश्चन चेंज हो गया है। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया को का केवल स्मरण पहलू, देखिए केवल जो मेमोरी या रिमेम्बरिंग है उसका पहलू खाली उसी को आंक रहे हैं। यहाँ पर मान लीजिए हम बच्चों से ये प्रश्न कर रहे हैं, तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर कौन सा है हमें ये बताना है। पहला क्वेश्चन है बच्चों के अधिकार की सुरक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा कौन से 2 एक्ट, तो 2 एक्ट जो सरकार ने दिए हैं वो एक रिमेम्बरिंग वाला हो गया ना। आकाशगंगा क्या है, ये डेफिनेशन हो गई मान लीजिए एक तरीके से। फिर हमारी आकाशगंगा के निकटतम कौन सी आकाशगंगा, ये भी हो जाएगा। अब क्या आप सोच सकते हैं कि भारत में धर्म के संबंध में स्वतंत्रता का अधिकार सही है गलत है, मतलब ये तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। क्या समस्याएं हो सकती हैं कि केंद्र सरकार और संघीय सरकार, मतलब एक तरफ राज्य सरकार एक तरफ संघ सरकार है, इनमें जो अलग अलग पार्टियाँ हो, मतलब सेंटर में बीजेपी है, किसी स्टेट में कांग्रेस आ जाए तो क्या प्रॉब्लम आएगी, ये भी
मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थोड़ी ना है, रिमेम्बरिंग वाला। तो ए और बी हो जाएगा इसका सही ऑप्शन नंबर ए। अब जैसे ये तो सभी को पता होगा कि भाई ये क्वेश्चन जो है ये मेमोरी बेस नहीं है, डी गलत है मान लीजिए, तो डी यहाँ पर ये कट जाएगा, इसमें भी डी है, ये भी कट जाएगा। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं तो ये यहाँ पर ये भी कट जाएगा। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं इसको। तो ये यहाँ पर ये दो क्वेश्चन जो है वो रिमेम्बरिंग पहलू जो है, रिमेम्बरिंग एस्पेक्ट है कोग्निशन का, वो यहाँ पर इसके जरिए क्या है हम लोग एसेस कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न बहुल परिप्रेक्ष्यों को उपयोग करने या विकास करने के अवसर प्रदान करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप और मेक यूज ऑफ मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स? वे कौन से कारक हैं जो किसी क्षेत्र की जलवायु निर्धारित कर सकते हैं? ये सही है। वनों की कटाई के लिए हानिकारक प्रभाव, ये भी। दक्षिण अमेरिका के मुख्य भौगोलिक खंड कौन से हैं? ये भी। अब ये देखिए बहुदल तंत्र के गुण दोष, ये नहीं होगा यहाँ पर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए बी सी जो है यहाँ पर तीनों ही ठीक हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष? सबको पता है, सच्चिदानंद सिन्हा। सॉरी, नाम गलत प्रोनाउंस कर दिया। ये राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये थे। बिहार से इनका संबंध है। और जो चंपारण में सत्याग्रह हुआ था नीली की खेती के लिए, जब गांधी गए थे वहाँ पर, तो उस टाइम पर गांधी जो इनसे मिले थे। जो सच्चिदानंद सिन्हा मैंने आपको बताया था, वो कुछ सबसे वरिष्ठ थे और वे मेरे हिसाब से कुछ दिन के लिए बना दिए गए थे। तो देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। और सभा ने क्या किया था, अपना काम 9 दिसंबर 1946 इस प्रारंभ किया था। संविधान सभा के 11वें सत्र के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को इसका 11वां सेशन हुआ था, लास्ट दिन था, और उसी दिन इसको अपना लिया गया था। और जो सच्चिदानंद सिन्हा थे सबसे वरिष्ठ थे, सबसे बुजुर्ग थे, और ये टेम्परेरी बनाए थे कुछ दिन के लिए, जब तक कि स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद नहीं बने थे। आगे है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, ये क्वेश्चन पीछे भी आया था, मतलब 2 बार घुमा फिरा कर दे दिया ये। श्री राजगोपालचारी, जिनको राजा जी के नाम से भी जाना जाता है, ये वकील, लेखक, राजनीतिक गए दार्शनिक थे। और 1952 में मद्रास के सीएम भी बने थे, और स्वतंत्र भारत के पहले और आखिरी गवर्नर जनरल ये बने थे। संविधान कब अपनाया गया था? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, छोटा बच्चा भी इसको बता देगा। 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। और लागू कब हुआ था? ये 26 जनवरी को यहाँ पर ये हुआ था लागू। और ये डेट है अपनाने की, ये अलग अलग है। कभी आप इसको पढ़कर ये वाला ऑप्शन टिक कर दो डी, तो गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, इसीलिए प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का संविधान विश्व की किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा और लिखा हुआ लिखित संविधान है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ था, इसलिए 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में भूमिका निभाई है? वो काफ़ी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जितने भी देशी रियासतें थी उनको इंटीग्रेट किया था।
और सबसे लास्ट में जो है वो जम्मू कश्मीर का जो राजा था वो माना नहीं था, उसने लास्ट में साइन किए थे। आज़ादी के बाद विभिन्न रियासतों में बिखरे भारत के भू राजनीतिक एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। इन्होंने क्या किया, देखिए 365 दिनों में 562 राज्यों और रियासतों को भारतीय संघ में सम्मिलित करने का काम किया था। और भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष हम लोग इसको बोलते हैं। बिस्मार्क आपको पता होगा, जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। तो भारत का किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसी कारण हम लोग इनको भारत का बिस्मार्क बोलते हैं। भारत की आज़ादी के बाद वे प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री कौन रहे हैं भारत के, सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामले में काम कर सकता है। देखिए 3 लिस्ट होती हैं, एक होती है स्टेट की, एक सेंटर की होती है और एक कंक्रीट होती है, दोनों की। तो यहाँ पर ये है भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के मामले में। समवर्ती का मतलब है दोनों काम कर सकते हैं समवर्ती सूची में। तो समवर्ती में सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब यूनियन गवर्नमेंट और राज्य सरकार दोनों कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा इसका। भारत के संविधान की जो समवर्ती सूची है उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम कर सकती हैं। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में देखिए 47 टॉपिक थे जिनके ऊपर दोनों मिलकर काम कर सकते थे। अब उनकी संख्या बढ़कर 52 हो चुकी है। समवर्ती सूची के कुछ विषय हैं, जैसे शिक्षा के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है या कुछ योजना ला सकती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी। श्रम कल्याण है, कारखाने हैं, समाचार पत्र है, वन है, प्रदूषण नियंत्रण के ऊपर दोनों काम कर सकते हैं मिलकर। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान देखिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ये चीज ली गई है। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा के, देखिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 29 अगस्त 1947 से 24 जनवरी 1950 तक ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन ये रहे हैं। स्वतंत्र भारत के पहले विधि और न्याय मंत्री रहे हैं ये। भारतीय संविधान के जनक एवं गणराज्य के निर्माता भी थे। उन्होंने मूकनायक, बहिष्कृत भारत जैसे पत्रों का क्या किया है, प्रकाशन किया है। इसके बाद आगे देखते हैं 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल के नियंत्रण से अलग हो गया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा, मुर्शिद कुली खां जो था ये सूबेदार था बंगाल का। तो जैसे ही मुगल कमज़ोर पड़े इसने क्या किया, वहाँ पर अपना अलग जो है शासन करना इसने शुरू कर दिया, और इसने क्या किया था, मुर्शिदाबाद को जो है अपनी राजधानी बनाया था। भारतीय प्रांतों में संबंधता की दृष्टि से बंगाल का स्थान देखिए महत्वपूर्ण था। 1717 में बंगाल का सूबेदार मुर्शिद कुली खां इसको बनाया गया था। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका थी पहले, देखिए इसने क्या किया, ढाका से मुर्शिदाबाद जिसको मकसूदाबाद भी बोलते हैं इसमें स्थानांतरित इसने किया इसको कैपिटल को। मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में बंगाल जो है मुगलों से आज़ाद हो गया था ये। फिर मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद उसका दामाद बना था सुजाउद्दीन, बंगाल का नवाब बना था। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद कोई भी इस वंश से जो है शासक के रूप में नहीं पहचाना जाएगा। तो ये देखिए लॉर्ड कैनिंग ने ये घोषणा की थी। और एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय किसके काम में मतलब टाइम में हुई थी, वो लॉर्ड कैनिंग के टाइम में हुई थी। और आपको पता होगा जो बहादुर शाह जफर था इसको बर्मा या रंगून जेल में भेज दिया गया था, और वहीं पर जो है इनकी मृत्यु हुई थी।
लॉर्ड कैनिंग को चार्ल्स कैनिंग भी कहा जाता था। इनका जन्म 14 दिसंबर 1812 लंदन इंग्लैंड में हुआ। मृत्यु भी लंदन में हुई थी 1862 में। ये एक कुशल राजनीतिज्ञ थे। 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे। 58 में भारत के प्रथम वायसराय बने। उन्होंने ये फैसला किया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे, इसके बाद कोई भी सम्राट जो राजकुमार नहीं होगा। किस गवर्नर जनरल ने अवध के ऊपर ब्रिटिश कानून आरोपित किया था? ये भी काफ़ी इजी है। लॉर्ड डलहौजी। इसने एक लैप्स नीति, या जिसको हिंदी में बोलते हैं राज्य हड़प नीति, ये चलाई थी। और इसके तहत इसने क्या किया था, बहुत सारे क्षेत्रों को जो है अंग्रेजों के अधीन किया था। मान लीजिए कोई राजा है, उसका कोई बच्चा नहीं है, उसकी कोई संतान नहीं है, तो उसका क्षेत्र भी अंग्रेज अपने में मिला लेंगे। या कहीं पर शासन ठीक से नहीं चल रहा है, झूठा इल्ज़ाम लगा दिया किसी शासक के ऊपर कि यहाँ पे सही से काम नहीं हो रहा, उस क्षेत्र को अपने में मिला लिया। तो इस तरह के काम जो है लॉर्ड डलहौजी ने किए थे। जनवरी 1848 में लॉर्ड डलहौजी को लॉर्ड हार्डिंग के स्थान पर जो है भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। उनका प्रशासन चलाने का तरीका था साम्राज्यवाद, चीनी की तरह, मतलब अपना एरिया बढ़ाना। इनके काल में राज्य का विस्तार अपने चरम सीमा पर था। लॉर्ड डलहौजी ने इनको अर्ल ऑफ डलहौजी भी इनको कहा जाता था। फिर देखिए कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नाना साहिब। ऑप्शन नंबर ए। इनका देखिए मूल नाम था धोंदू पंत। जन्म हुआ था इनका बिठूर में 19 मई 1824 को। और पेशवा क्यों कहा था? क्योंकि बाजीराव द्वितीय ये क्या थे, पेशवा थे। इन्होंने इनको क्या किया था, इनका ये दत्तक पुत्र था, मतलब गोद लिया हुआ बच्चा था। और फिर पेशवा की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है इन्होंने खुद को पेशवा घोषित किया। और स्वतंत्रता संग्राम में नाना साहब ने कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह किया था। अब देखिए हमें कारखाने के बारे में बच्चों को पढ़ाना है, तो सबसे उपयोगी मेथड क्या रहेगा? सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि हम बच्चों को प्लांट के अंदर ही ले जाए, इंडस्ट्री के अंदर ही। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर सही हो जाएगा। कारखाने के विषय में पढ़ाने की सबसे उपयोगी विधि यहाँ पर देखिए जो भ्रमण विधि है उसकी बात की गई है, मतलब क्षेत्र भ्रमण भी इसको बोलते हैं, क्षेत्र भ्रमण विधि। मतलब बच्चों को यहाँ पर रियल एक्सपीरियंस कराया जाएगा, चीज़ों को दिखाया जाएगा भी कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। कारखाने की यात्रा से छात्र में कार्यप्रणाली को उचित प्रकार से समझ सकेंगे और प्रत्यक्ष दर्शन द्वारा स्थायी ज्ञान जो है प्राप्त कर सकेंगे। एजुसेट के बारे में इसकी फुल फॉर्म होती है एजुकेशन सैटेलाइट। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये एक मैन मेड इंडियन सैटेलाइट है जिसको स्कूलों में एजुकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इसका देखिए जो प्राइमरी में आप लोग देखेंगे तो जो बिल्डिंग होती है उसकी जो छत होती है वहाँ पर एक छतरी सी लगी होती है, जैसे डिश की होती है उसी तरह की होती है और काफ़ी बड़ी होती है ये। तो जब भी कोई कार्यक्रम आता है प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए, तो जिस मतलब ये फिर नीचे टीवी से कनेक्ट होती है, वहाँ पर जो है बच्चों के प्रोग्राम वगैरह दिखाए जाते हैं। इसके बाद देखिए आगे देखते हैं, ये इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। GSAT-3 भारतीय अंतरिक्ष संगठन के द्वारा देखिए 20 सितंबर 2004 को ये स्थापित किया गया एक मतलब कृत्रिम सैटेलाइट है, ये मैन मेड सैटेलाइट है। इसका नाम है एजुसेट और इसका जो प्रक्षेपण है वो शिक्षण सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है। यह पहला समर्पित शिक्षा उपग्रह एजुकेशन सैटेलाइट है। इसके बाद पंचवाणी और बीजक किस महान हस्ती के छंद और विचार को संरक्षित किया? देखिए बीजक का तो आप सभी को पता होगा, कबीर की रचना है ये, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
कबीर का जन्म 1398 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु 1494 मगहर उत्तर प्रदेश में। कबीर 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। संत कबीर भक्तिकालीन युग में ज्ञानाश्री निर्गुण शाखा की काव्य धारा के प्रवर्तक थे। इनकी जो मुख्य रचना या कृति हैं बीजक है, साखी, सबद, रमैनी। इसके बाद है एलोरा की गुफा का जो भित्ति चित्र है, जिसमें विष्णु को नरसिंह या पुरुष शेर के रूप में दर्शाया गया है। किस टाइम का है ये? तो ये राष्ट्रकूटों के टाइम का है। एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं भी तो है वहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर। तो वहाँ पर दीवारों पर क्या की गई है? चित्रकारी की गई है। और राष्ट्रकूट काल में कई राजा अध्ययन और कला के प्रति समर्पित थे। राष्ट्रकूट काल में एलोरा में देखिए चट्टानों को काटकर कैलाश मंदिर का भी निर्माण किया गया। इसके अलावा एलोरा की गुफाओं में भित्ति चित्र, एलिफेंटा की गुफाओं में मूर्तिकला आदि का भी निर्माण कराया। ये सभी क्या है, जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसके अंदर ये शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज हिंदू धर्म से संबंधित प्रथम धर्म सुधार आंदोलन था। इसके संस्थापक राजा राममोहन राय थे, जिन्होंने 20 अगस्त 1828 में इसकी स्थापना कलकत्ता, वर्तमान में इसको कोलकाता बोलते हैं, इसमें की थी। ब्रह्म समाज उपनिषद में विश्वास रखता है। तो इस वीडियो के अंदर हमने 31 जनवरी 2023 को जो सीटेट का पेपर हुआ था लेवल 2 का, उसके सोशल साइंस या सोशल स्टडीज के 60 क्वेश्चंस हमने किए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा।